नमस्कार, मैं तरुण श्रोत्रिय और मेरे साथ मेरे मित्र दिलीप सिंह राठौर। आज बस यूँ ही एक चर्चा का मानस हुआ तो सोचा कि इस विषय पर चर्चा की जाए। फिर यह तय किया गया कि हम काफ़ी लंबे समय से आरण्यक मंच से जुड़े हुए हैं। एक तारतम्यता रही है आरण्यक मंच के साथ में। कुछ ऐसा समय भी रहा जहाँ पर हम बहुत सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराते रहे। कुछ ऐसे समय भी बीते जहाँ पर वहाँ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना नहीं हो पाया, और भी कुछ इस तरह की संभावनाएं जुड़ने। लेकिन इन सब के बीच में भाई दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरण्यक से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद में जो कालांतर में क्या अनुभूति रहती है आपकी? देखिए तरुण भाई, जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग आरण्यक से लगभग एक ही समय में जुड़े हैं। हमारे मित्र है अनिल, उनके थ्रू आरण्यक मंच से जुड़ना हुआ। तो आरण्यक मंच से जुड़ने से पहले हमारा जो कारोबार हुआ वो धर्मराज सर से डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट इंटरेक्शन धर्मराज सर से हुआ। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मेरे जीवन की उस समय की वस्तुस्थिति के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा करी। चर्चा करने के दरमियान ही ये समझ में आया कि जो जीवन चल रहा है उसका जो जीने का तरीका है, कहीं न कहीं वहाँ हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो परेशानियाँ या फिर किसी भी तरह की रुकावट जो हम महसूस करते हैं वो पाई जाती है। पहली दफ़ा चर्चा करने के बाद में थोड़ी सी एक हिंट मिला कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ वो मिल सकता है जो शायद जो मैं मिस कर रहा हूँ जीवन में। फिर धर्मराज सर से आरण्यक का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोगों ने चर्चाएँ की और एक ध्यानशाला का आयोजन किया गया, ऑनलाइन ध्यानशाला का आयोजन किया गया। उसमें हम कुछ मित्र बैठकर सवेरे और शाम को चर्चाएँ करते थे। तो उस ध्यानशाला के वो जो 7 दिन थे, उनमें जो संवाद हुआ, उस संवाद से जीवन में मैंने अपने जीवन में काफ़ी क्लैरिटी हो पाया। वो क्लैरिटी ऐसी थी कि मैं उस ध्यानशाला में जुड़ने से पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं मेरे जीवन को चला रहा हूँ और मैं उसमें सुविधा या फिर इसके अंदर तारतम्यता बिठा सकता हूँ। मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता हूँ। पर पीछे की जो कहानी है वो ये है कि हर प्रयास के बाद में भी जीवन सही ट्रैक पर नहीं चलता। सही ट्रैक पर नहीं चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ बहुत भयंकर कुछ कमी थी, ऐसा, बट एक जो नेचुरल आनंद का जो एहसास है वो उसकी कमी थी। उस ध्यानशाला के दरमियान ये पाया कि प्रॉब्लम्स कहाँ से उठ रही है। हमने स्टेप बाय स्टेप चर्चा करी और उस ध्यानशाला में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने पाई, जनरली आप देखेंगे, आप किसी संवाद में जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक बताने वाला और बाकी लोग सुनने वाले हैं। जी, पर मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा पाया उस मंच पर कि जहाँ पे सब लोग एक ही कतार में बैठे हैं। वहाँ ऐसा नहीं था कि एक कोई ऊपर बैठा है जो हमें गाइड कर रहा है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो धर्मराज सर का उस ध्यानशाला में रोल ऐसा था कि इन द वेरी बिगिनिंग उन्होंने कह दिया कि हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पाया था कि सीखने सिखाने वाला
जो काम है वो ऐसे है कि एक बताने वाला जो टीचर के रोल में है और रिसीव करने वाला स्टूडेंट के रोल में है। और उस ध्यानशाला में ये चीज़ नहीं पाई गई। बताने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही तल पर आकर संवाद की शुरुआत शुरू की गई। और जब इस तरह से बात होती है ना तो एक बड़ा सा जाला आपके बुद्धि से हट जाता है कि अरे मुझे सामने वाले को सुनना है या फिर अपनी बात बोलते वक्त बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जब हम दो लोग मिल के बात कर रहे हैं, अगर हम एक तल पर आके बात करेंगे तो वो संवाद कुछ गहरा फलित होगा। और ये चीज़ मैंने पाई उसकी ग्राह्यता ज़्यादा होगी। उसकी गहराई ज़्यादा होगी। इसकी क्लैरिटी आई कि जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, उसका मेन कारण कहाँ से आ रहा है। जैसे पहली ध्यानशाला में हमें पाया था कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो इमेजेस का जीवन है। मैं तरुण भाई को जो जानता हूँ मैं मेरी स्मृति से जानता हूँ। अगर मेरी स्मृति को हटा दिया जाए तो मेरे सामने सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। जो तरुण नाम है वो मैंने दिया। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम इसी तरह जी रहे हैं। हमें लगता है कि मैं जी रहा हूँ, पर वास्तव में मेरे माध्यम से वो ध्यानशाला में जब चर्चाएँ हुई, सभी मित्रों को सुना गया, धर्मराज सर को सुना गया, तो वहाँ क्लैरिटी आई कि अरे नहीं, ये वास्तविकता नहीं। सच में जीना इससे पार की चीज़। जब ये चीज़ खुली तब एकदम धक्का सा लगा और अपनी समझ के ऊपर संदेह पहली बार आया कि अरे जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है उसमें खोज। फिर जैसे जैसे चर्चाओं में आगे बढ़ते गए और भी ध्यानशाला हुई, क्लैरिटी आती गई। जीवन में क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बट क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है, उसको मैंने पाया कि मेरे कुछ सारे थॉट जिनके ऊपर मैं बहुत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था वो अपने आप ढीले होते गए। और कई चीज़ें तो वहीं गिर गई। एक जो आग्रह होता है कि अरे मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर मेरे ये करने से सामने उसी अनुपात में कुछ घटे, अब वो धीरे धीरे वो चीज़ें घटने लगी। तो ये परिवर्तन मेरे जीवन में मैंने पाया कि थोड़ी सी क्लैरिटी। आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा अरण्य से जुड़ने का, धर्मराज सर के साथ आपका परिचय कैसे हुआ और आपने क्या पाया संवाद? मोर और लेस दिलीप भाई, जो आपका अनुभव रहा मोर और लेस मेरा भी लगभग वैसा ही था। और टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं स्पष्ट तौर से इसको 2 भागों में विभाजन करके देख पाता हूँ में। और वो मैं ऐसे देख पाता हूँ कि धर्मराज सर से मिलने से पहले जिस तरीके से जिया जा रहा है, ऐसा कोई बड़ा दुख या कोई समस्या या कोई समाधान मैं ढूंढ रहा हूँ, इस तरह से भी नहीं था वो जीवन। लेकिन धर्मराज सर से मिलने के बाद में ये एक चीज़, एक होता है ना कि आपके सामने फिल्म चल रही है और अचानक से वो पर्दा ही हटा लिया गया है, फिर सिर्फ दीवार है, तो वो एक झटका सा लगा, एक धक्का सा लगा कि अरे ये अच्छा, ये इस तरीके से हो रहा है कि अभी तक मैं जिस तरह से जी रहा हूँ वो मेरी बनावट काम कर रही है, मेरे संस्कार का। ये सब चीज़ें पहले भी थॉट्स में रहती थी, चर्चाओं में भी रहती थी, मित्रों के साथ में, आपके साथ में, सतही तौर पर। और बहुत जिसे कहते हैं ना कि आप एक साइकोलॉजिकल प्लेजर आप ले रहे हो, वो उस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे हम कार्यशाला में पढ़ते गए, मुझे याद है अच्छे से कि शुरुआती कार्यशाला में ही मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अगर मैं इस चर्चा में और लिप्त रहा तो शायद मैं मर जाऊंगा। मतलब जो कुछ मुझे दिखाया गया है वो स्पष्ट तौर से दिखा दिया गया है कि ये सब कुछ जो जिस वे से जिया जा रहा है या जिसको जिया जा रहा है
वो भ्रम है और भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं। तो वहाँ आकर के मतलब कोई जीवन में मैं ये के लिए दावा नहीं कर सकता कि बहुत क्लैरिटी आई और मैं बहुत रिफाइंड वे में मैंने जीना शुरू कर दिया। कम से कम मुझे ये चीज़ नज़र आई, मुझे ये चीज़ नज़र आनी शुरू हुई कि जो कुछ जिया जा रहा है वो साइकोलॉजिकली जिया जा रहा है, एक मैकेनिकल वे में जिया जा रहा है। मैं जिस परिप्रेक्ष्य में मैं जी रहा हूँ वो दुनिया मेरी अपनी बनाई हुई है, वास्तविकता से कोसों दूर है, वास्तविकता से कोसों दूर है। वो मेरे लिए वो एक वास्तविकता है, आभासी वास्तविकता है, और मुझे वो जीने में सहायता प्रदान करता है। फिर धीरे धीरे हम बढ़े असंभव प्रश्नों की ओर, क्योंकि जब ये देख लिया गया है कि मैं एक बहुत बनावटी संरचना हूँ, एक मैकेनिकल फॉर्म में ही काम कर रहा हूँ, मैं इसको रिफाइन करने के लिए अगर कुछ एफर्ट्स करूँगा तो वो उस मैं को और प्रगाढ़ करता जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, हेल्पलेस हो जाए, छोड़ दें, इसे सरेंडर कर दिया जाए। वहाँ से धर्मराज सर और आरण्य के जरिए एक असंभव प्रश्न उठाने की, सर जिसे कला कहते हैं, कीमिया कहते हैं, मैं शायद उसे एक प्रैक्टिस का नाम दूंगा कि उस प्रैक्टिस में उतरना हुआ, और उसके साथ साथ प्रश्नों के ज़रिए समाधान ढूंढने का कोई आग्रह नहीं है, लेकिन उन प्रश्नों के ज़रिए वो सारी चीज़ें जो बनावट है या जो मैं के दायरे में काम कर रही है उन पर नज़र जानी शुरू हो, उनका दिखना शुरू हो गया। मैं फिर से मैं दावा नहीं कर रहा कि मेरे जीवन से दुख खत्म हो गए या मैं कोई बहुत विलाप में था और सुख की ओर में अग्रसर हो गया। आज भी जब मैं धर्मराज सर से बहुत सक्रिय रूप से इस मंच के साथ में जुड़ा हुआ था, और आज भी जब मैं थोड़ा अपरोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, ये वस्तु स्थिति मेरी। तो तरुण भाई, जैसे धर्म और अध्यात्म का नाम आता है तो हम एक पहले से एक इमेज लेके घूर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म का मतलब कोई गुरु जो इस पैटर्न में रहता है, और जहाँ आप जाओगे और आपको ये चीज़ बता दिया जाएगा, 4 चीज़ें बता दी जाएगी, आपको ये करना है, और आप उसमें इन्वॉल्व होगे और कुछ दिन बाद में आप वहाँ से जो ले जाना चाहो ले जाओ, नहीं तो फिर आप अपने धंधे में वापस। आपको क्या लगता है अध्यात्म की ये परिभाषा या फिर ये इमेज वास्तव में अध्यात्म ये सब है? जो परंपरागत या जो पीढ़ीगत धर्रा गुरु शिष्य परंपरा का चलता आया है, मैं उस पर सवाल नहीं करता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उस तरीके से देखा गया है। हम लोग यही देखते हैं, हमारी औपचारिक शिक्षा भी हुई है तो स्कूलों में भी हमने यही पैटर्न देखा है। सिखाने वाला और सीखने वाला, और कतिपय वो दोनों अलग अलग तल पे हैं, सिखाने वाला इस तल पे है और सीखने वाला इस तल पे है। आरण्य के मंच पर धर्मराज सर के साथ में हमने कई बार कार्यशालाओं में ये चीज़ सुनी है सर के जरिए कि जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, अगर वे बातें आपके गहरे बोध में नहीं उतर रही उन्हें स्वीकार मत करिए। ये आपको स्वच्छंदता है। मैं स्कूल में जाऊँगा तो मुझे फोर्सफुली सिखाया जाएगा कि 2 + 2 = 4, ये होगा ही, ये बता दिया गया है, और वो मेरे ऊपर थोपा जाएगा। यहाँ पर जब हम जीवन के क्षेत्र की बात करें या अध्यात्म की बात करें, तो जो नियम हमने बनाए हैं या जो सिखाने जैसा कुछ, शिक्षा जैसा कुछ है, वो तो मतलब आप किसी चीज़ को किस तरीके से परसीव करेंगे वो आपके ऊपर है, मैं कैसे परसीव करूँगा वो मेरे ऊपर है। वो फोर्स की जाने वाली बात नहीं। और यही बात धर्मराज सर हमेशा कहते थे कि अगर मैंने कुछ कहा है, जब तक आपके ऊपर वो लागू नहीं होता तब तक आप उसे स्वीकार मत कीजिए। आप पर लागू होना शुरू हो जाए, आपके गहरे उतर जाए, वहाँ से यदि कुछ निकल करके आता है वो आपका अध्यात्म है,
ये बात धर्मराज सर की तरफ से आई और आती थी, मतलब वहाँ पर हमको सहजता भी रहती थी इस बात। वहाँ से ये रहता था कि हम लोग चर्चाओं में लिप्त हुए हैं और पूरा दिन जो है वो विश्लेषण किया जा रहा है। शाम को आकर के हम लोग उन विश्लेषणों का आकलन किया, तो अगर कहीं मेरा आकलन गलत भी हो रहा है तो वहाँ पर एक संदेह नहीं, एक सेल्फ डाउट वो वाला सेल्फ डाउट कि हाँ मुझे मैं के ऊपर एक डाउट नहीं हो रहा है, वो एक अलग चीज़ हो गई। मैं जिस सहजता की और आप जो बात कर रहे हैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ पर वो जिस आकलन को मैं जो जी रहा हूँ मैं वही उस चीज़ को प्रस्तुत करता हूँ सहजता के साथ। आपका इस बारे में क्या अनुभव है? जो मुझे समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो आया है सर के साथ और आप लोगों के साथ जुड़ के चर्चा करके, मुझे ये कहना है स्पिरिचुअलिटी का बाहर से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का सीधा सा संबंध आत्म अन्वेषण है और आत्म अन्वेषण अंदर की तरफ मुड़ने की ही प्रक्रिया है। और आरण्य में साथ रहकर ये भी मुझे जानने को मिला, जैसे एक पेड़ है, एक आकृति है, अब उस आकृति का जो मैंने नाम दिया है पेड़, वो पेड़ नहीं, जो आकृति का है मैंने मेरी सुविधा के लिए उसका नाम पेड़ रख दिया। आप हो सकता है आपका उस पेड़ के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस हो, मेरा कुछ इस पेड़ के साथ अलग एक्सपीरियंस हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर देखेंगे और मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपका और मेरा देखना दोनों का उस पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः वह पेड़ अलग है, वो पेड़ अलग है, अनुभव जो हम जी रहे हैं वो मेरी बनाई हुई धारणा को ही दिया जाता है। तो ये तो एक बहुत स्थूल उदाहरण हो गया पेड़ का। वास्तव में जिससे मैं जीवन समझ के जी रहा हूँ, मेरा जीवन मतलब क्या, मेरी मेमोरी जो मैंने बचपन से अब तक इकट्ठा किया है या जिन जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूँ, मैं उसी को मेरा जीवन नाम देता हूँ। अगर यहाँ मेरी पूरी मेमोरीज को हटा दिया जाए तो क्या मैं ये कहने के लायक बचूँगा कि मैं ये अभी इस क्षण में अगर मेरी सारी मेमोरीज को हटा दिया जाए तो मैं क्या दावा करूँगा कि मेरी। तो धर्मराज सर का जो उद्देश्य है इन चर्चाओं का, मुझे ये समझ में आया कि वो जो वास्तव में जहाँ जीवन घटित हो रहा है, वास्तव में जहाँ हम धड़क रहे हैं, उस तल पर जाकर देखने की बात या फिर उस तल को उभरने की बात वो कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी समझ की बात है, मैं कितना देख सकता हूँ, मैं अपनी क्षमता के बाहर देखने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। मेरी जो मेमोरीज में जो चीज़ है, मेरे जो आकलन, मेरे जो हिसाब किताब है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी दृश्य के बारे में, वो मेरे अनुभवों का ही परिणाम है। मैंने जो वहाँ से उठाया वो मेमोरी आकर जीवन के रूप में सामने दिए हुए वस्तु से मैंने ये पाया कि वो जीवन नहीं है। ये मैंने पाया, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं समझ गया, मेरा कोई दावा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता जीवन में कुछ घटित हुआ है या फिर हो रहा है, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं है। पर इस चीज़ को जैसा है वैसा देखा गया कि जिसे मैं जीना कह रहा हूँ, वास्तव में वो मेरी आउट ऑफ माई प्रोग्रामिंग हुई। जिस तरह से मैं प्रोग्राम हूँ, उसी एक ही चीज़ को आप अलग तरीके से लेंगे और मैं अलग तरीके से लूँगी, जबकि वो चीज़ एक, आप अपनी प्रोग्रामिंग से उसको लेंगे और मैं मेरी प्रोग्रामिंग से। वास्तव में जीवन वो नहीं है। तो वे हमें उसी तल पर उसी तल को उगाड़ने की और इशारा कर रहे हैं कि आप जहाँ सच्चा जीवन घट रहा है, आप अपनी जो मेरी जो हस्तक्षेप है उसको समेट कर वो उस चीज़ को अवसर दूँ, उस बोध को अवसर दूँ जहाँ मैं सामने रखी चीज़ को या सामने वाले व्यक्ति को
एज इट इज देख पाऊँ। अब यहाँ असंभव प्रश्न का रोल आता है। जनरली हम स्पिरिचुअलिटी या धर्म के मामले में देखा जाए तो कुछ टेक्निक, कुछ विधियाँ सामने आती है कि भाई आप ये विधि फॉलो करो ताकि आप वो एक्सपीरियंस कर पाओ या आपके माइंड में क्लैरिटी। अब धर्मराज सर असंभव प्रश्न को कला का नाम देते हैं, किसी विधि का नाम नहीं देते हैं। कला जो मैं समझ पाया हूँ असंभव प्रश्न को, वो ये है, पहले आपको दिखा दिया गया कि आप कौन हैं, जिसे मैं कहता हूँ मैं, मेरे अंदर जो मैं का भाव है, जो गहरा भाव है, जो मैं मान कर जी रहा हूँ कि मानकर या फिर मेरे दल पर मैं जान कर जी रहा हूँ कि मैं ये। अब बात में बहुत साथ साथ चलते हुए बताया गया कि मैं यानी क्या, मैं बनावटी हूँ, ये चीज़ दिखाई गई और देखी गई। बताया नहीं गया कि आप बनावटी हो, वो मेरे ऊपर छोड़ा गया, आप खुद इसकी जांच करें। हमने ज्ञानशाला में उसकी जांच की, हमने पाया कि हाँ मेरा होना बनावटी है। फिर ये भी पाया गया कि बनावटी तो है, मेरे द्वारा जो एक्शन हो रहे हैं, आपके साथ जो मेरा संबंध है, मैं आपसे जो व्यवहार कर रहा हूँ, किसी वस्तु के साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ, वो कुछ मेरे उस बनावट से निकल के आ रहा है। और हैरानी की बात ये है, वो बनावट एकदम मैकेनिकल है। कई सारी चीज़ें मेरे से ऐसे होती हैं जिनका मुझे पता ही नहीं चलता, बस वो घट गई, हो गई। इसे नाम दिया गया बेहोशी। बेहोशी का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास चीज़ें घट रही है, हवा चल रही है, पक्षी बोल रहे हैं, मुझे इनका भान ही नहीं है। ये मेरे सब कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है और मैं अपने विचारों में कहीं और ही हूँ। ये बेहोशी, और ये मैंने पाई खुद के अंदर। अब असंभव प्रश्न कैसे काम करता है, जब ये देख लिया गया कि जो बीज इन द मैट्रिक्स है वो मैं कब है, अब क्या किया गया, अब यहाँ बात आई, अब उपाय। बीच इन द मैट्रिक्स को थोड़ा और डिफाइन करके बताएं प्लीज। बीज इन द मैट्रिक्स मतलब जो जो जीवन है, जो हमारे आसपास घट रहा है, उसको एज इट इज़ देखने के लिए वहाँ उपस्थिति की ज़रूरत है। पर मैं अपने विचारों में, मैं अपनी मान्यताओं में, मैं अपनी धारणाओं में, मैं इधर उधर, मेरा शरीर यहाँ है पर मेरा माइंड अभी हो सकता है ऑफिस में बैठा हो कहीं और। तो बीच ये है कि इस व्यवस्था में मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं होकर कहीं और भटक रहा हूँ, मेरा शरीर नहीं है, तो मैं यहाँ एक नहीं हूँ। इस आसपास घटते हुए जीवन के साथ तारतम्यता में नहीं हूँ, मैं यहाँ से उखड़ा हूँ। और ये क्यों है, मैं के भाव की, मैं खूब सारे विचार निरंतर लेकर ढो रहा हूँ। वो विचार इतने तेज गति से दौड़ते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ, इस क्षण यहाँ उस क्षण वहाँ। अब बात आती है, अब उपाय क्या किया जाए। ये समस्या आ गई कि ये समस्या का पता चल गया कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, अब उपाय क्या किया जाए। अब जब मैं कोई भी नया उपाय करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया उपाय, हर उपाय उसी क्षेत्र के अंदर ही है। मैं अगर कोशिश भी करूँगा कि मैं, ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इससे छुटकारा पाना है, अब मैं अपने ये उपाय मुझे लगे और मैं करने लगा। मैंने करके देखा, मैंने पाया कि वो उपाय मेरे द्वारा ही किए। अब असंभव प्रश्न का जो काम है या फिर वो किस तरह से काम करता है, हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि इस क्षण में वह उपस्थिति क्या है जो मेरे द्वारा नहीं की है। अब इस प्रश्न को उठाने से क्या होता है कि सबसे पहले मेरा सीरियस होता है, मैं सीरियस हो जाता हूँ, मेरी सारी भूमिका इस पल में इस प्रश्न को उठाने के साथ ही सीध हो जाती है। कैसे सीध हो जाती है, ये प्रश्न का अनुशासन है। प्रश्न ये उठाया गया, इस पल में वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं चाहता। तो अब जो भी मेरे
थॉट में आएगी चीज़, वो सब वही है जो मैं कर रहा हूँ। मुझे वही दिख रहा है जहाँ जहाँ मेरी उपस्थिति है। हाँ, अब मैं जो देख पाऊँगा वो, मैं जो कह पाऊँगा हाँ ये वो मेरे थॉट से है। जो कि प्रश्न क्या कह रहा है, मेरे बिना यहाँ अब मेरे करने के लिए कुछ नहीं करता। अब इस प्रश्न के अनुशासन में मैं सीख हुआ। अब जो है वो उपस्थिति, अब इस उपस्थिति पर मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद को प्रश्न के दायरे में रखा मेरे बिना उपस्थिति। अब कुछ उपस्थिति घटे घटे ना घटे तो ना घटे, पर इसमें पाया है मैंने कि वहाँ विचार वही स्टॉप हो जाता है। चाहे वो पल भर के लिए मैं ये दावा नहीं कर सकता कि इस प्रश्न को उठाने से मेरे जीवन में क्या घटा, पर मैंने ये पाया कि वहाँ मैं चीज हो जाता हूँ। और मैं चीज होने में ऐसा नहीं है कि मैंने फोर्स किया, मैंने खुद को वहाँ से, मेरी भूमिका वहाँ से हटाने के लिए मैंने फोर्स नहीं, मैंने सिर्फ एक प्रश्न उठाया। उस प्रश्न के उठने से ही मेरा होना उस पल में चीज हो जाता है, जिसको मैं कहता हूँ मैं का भाव। अब ये शरीर है, हमारी प्रोग्रामिंग इतनी गहरी है जो मैंने पाया है, मैं दावा कर रहा हूँ कि ये शरीर मेरा है। अब आप देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया, तो क्या मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं वो रोशनी वापस ले आऊँ? तो फिर मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ? आँखों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ से भी वो डिज़ाइन हुई है कि उसके सामने का दृश्य दिखता है, पर दावा मैं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ। वास्तव में मैं नहीं देख रहा, दिख रहा है। अब उस दिखने में मैं आता हूँ और वो क्लेम करता हूँ, क्योंकि सामने वाली चीज़ के बारे में मेरे अंदर कुछ मेमोरी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, वास्तव में मैं नहीं देख रहा। तो क्या जैसे अन्य विधियों में जिस तरह का आग्रह होता है, या हम एक आग्रह लेकर के चल रहे थे, जैसा मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक मेंटल पीस मिल जाएगा, तो क्या संभव प्रश्न उठाने में भी ये आग्रह है कि ये जो मैं की सत्ता बरकरार है वो कहीं डिज़ोल्व हो जाए, या आप जो कह रहे हैं कि एक मैकेनिकल फॉर्म में जो चल रहा है वो हट जाए, ऐसा कुछ आग्रह? देखिए, ये बात तो पीछे रहती ही है कि कुछ समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए, इसका समाधान की आवश्यकता महसूस होती है, पर मेरा आग्रह है मुझे वहाँ से हटा देता है। जैसे ही मेरा आग्रह आता है कि इस प्रश्न को उठाने से क्या बचा, क्या मिला मुझे, क्योंकि मैं हूँ, मैं सिर्फ हिसाब और किताब की भाषा ही समझता हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हमारे संस्कार बदलता है, ऐसे हमें सिर्फ लेन देन में ही सिखाया गया। इस असंभव प्रश्न को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक क्या मैं शब्द जो होते हम एक अन्वेषण की तरह इसको देख सकते हैं कि करके देखा जाएगी क्या वहाँ पर घटता है, और फिर जो घट रहा है वह स्वतः, वहाँ मैं क्लेम नहीं कर सकता। पर मेरा अनुभव ये है कि उस प्रश्न को उठाने से मैंने ये पाया है, मेरे शरीर को हवा छू रही है, मुझे पता चला आंखों के सामने जो दृश्य है, जब मेरी भूमिका सीध हो गई तो वो दृश्य वैसा है जैसा वो है। कानों की क्षमता मैंने बढ़ती नहीं पाई है कि जो चीज़ जो साउंड एक ही पल पहले मैं जो मेरे कानों में आ पड़ रहा था पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, वो सुनाई देने लगा। तो उस असंभव प्रश्न को उठाने से मैंने अपनी उपस्थिति को महसूस किया कि यहाँ कुछ जीवन सा उपस्थित है जिसको क्लेम मैं नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैंने ये भी पाया कि मन इतना
खतरनाक तरीके से हावी होता है, तो वो अगले ही पल आके क्लेम करता है कि अरे मैंने ये अनुभव कर लिया। और ये क्लेम करते ही मैं वापस उसी क्षेत्र में चला गया जो मैं का क्षेत्र। तो यहाँ अटेंशन की मैंने ज़रूरत पाई कि बहुत आपको अपने होने के प्रति सतर्क होना पड़ता है। सतर्कता चूकी और आप प्रश्न से हट गए। और एक और चीज़ जो धर्मराज सर से मैंने जानी कि हमारे मन में ये आग्रह बन जाता है कि अरे ये कुछ ऐसा घटा, अब ये बरकरार रहे, मैं इसको पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ कि बरकरार रहे। मेरी इस अपेक्षा में ही वो चीज़ मलिन है। जो कुछ घट रहा है वहाँ मेरा हस्तक्षेप हुआ ना और चीज़ वहाँ से हट गई, ये मैंने पाया। अब इससे क्या घटा क्या मिला इसका हिसाब किताब मुझे नहीं, और हो सकता है कि मैं पूरी तरह से बात मेरी बुद्धि में ही आई हो, मेरे जीवन में घटी नहीं है। पर हाँ, मुझे ये समझ में आया वहाँ से कि भाई ऐसा इस तरह से प्रश्न उठाने से ये मैं पाता हूँ। और फिर मैंने ये भी पाया कि फिर मुझे बोल कर प्रश्न उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरी गोद में ये चीज़ आई कि अरे मेरी उपस्थिति ही बाधक है, जो जिस आकाश में मैं बैठा हूँ, जहाँ उपस्थिति महसूस की जा सकती है, मेरा होना मैं का भाव ही उसमें बाधक बन के आता है हमेशा। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बात समझ में आती है कि और एक प्रश्न भी निकल करके आता है यहाँ से कि आपने यहाँ पर एक खतरे का इशारा किया कि हो सकता है, संभव है ये जो समझ आपकी बन पा रही है वो एक बौद्धिक तल पे ही तो कहीं सीमित नहीं है, ऐसा करके वो एक बहुत बड़ा खतरा हमको नजर आता है। आरण्य के साथी जो हमारी कार्यशालाओं में साथ रहे, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जो अभी गाहे बगाए हम लोगों से संपर्क में, उनके लिए आप इस खतरे को थोड़ा और विस्तारपूर्वक समझें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है निजी स्तर पर कि ये खतरा जो है वो बहुत बड़ा खतरा है कि ये प्रॉब्लम हम लोगों की है कि हम लोग दिमाग से कोई चीज़ समझ लेते हैं और उसी को मान बैठते हैं। क्या वास्तव में प्रैक्टिकली वैसा हो रहा है, या जीवन के तल पर, प्रैक्टिकली भी नहीं, जीवन के तल पर वो चीज़ फलित हो भी रही है या नहीं हो रही है। तरुण भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा आग्रह है ना, जो हमारा आग्रह होता है कि ये चीज़ मुझे मिले और बरकरार मेरे साथ रहे, ये आग्रह ही मलिनता पैदा कर देती है। और जहाँ तक समझ की बात है, मैंने ये पाया मेरा मन, मेरा मैं का भाव इतना ज़्यादा हावी होकर आता है कि वो इस बात को खुद में समेट लेना, अपने अनुभव का हिस्सा बना लेना चाहता है। और जैसे धर्मराज सर एक बात कहते हैं, कृष्णमूर्ति जी का वो उदाहरण लेते हैं कि वो कहते हैं कि आपको धर्म घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका अगर आपको पैमाना आपको मापना है उसे, तो वो रिश्तों के अंदर मापना है। देखिए, मैं और आप यहाँ बैठकर घंटों चर्चाएँ कर सकते हैं, हम हर दिन घंटों बातें कर सकते हैं एक क्षेत्र में, क्योंकि बातों का कोई अंत नहीं है। पर उन बातों का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कुछ मुझे समझ में आ गया है, मेरे जीवन में कुछ घट गया है या उन्हें जिया ही जा रहा है। बात सिर्फ एक दूसरे को संवाद के लिए आवश्यक है, शब्दों की आवश्यकता सिर्फ संवाद के लिए, शब्दों का समझ से कोई लेना देना नहीं। तो कृष्णमूर्ति जी के बाद के संबंधों के आईने में आप खुद को, जब मैं यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि ऐसा 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 ऐसा, और मैं घर जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों से व्यवहार में मेरे अंदर क्या पाया जा रहा है, वहाँ क्या घट रहा है, क्या मैं वहाँ खुद की तरफ देखने में सक्षम हूँ?
उसे हम कसौटी के तौर पर ले हाँ, सकते वो हैं। कसौटी है, वो उसके व्यवहारिक जीवन में। जो समझ घटित हुई है या फिर जो समझ बौद्धिक कल की है या फिर वास्तव में वो बोध में वास्तव में वो जीवन में घटी है, उसकी कसौटी और सबसे बेहतरीन अ, उपाय है कि आप संबंधों में खुद को देखिए। अब ये चीज़ जब मैंने सुनी तो वास्तव में ये होश उड़ाने वाली बात थी। ऐसा पाया जीवन में कि खूब सारी बातें सुन ली, चाहे सामने वाले जैसे धर्मराज सर भी बोलते हैं, तो आपने भी पाया होगा कि वो एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, वो आपको भटकने का अवसर नहीं देते कि आप ये बात है, आप इस चीज़ को उठाकर अपने एक थ्योरी बना के चलते हैं। तो वो सीधी सी बात करते हैं, आपको पता चला कि समस्या की जड़ कहाँ है, फिर आपने प्रश्न उठाया, उस प्रश्न को उठाने में ही उस समस्या का उसी पल में अवसान है। सीधी सी बात कर सकते हैं। पर अब मैं इससे भी थ्योरी बना के किताब लिख सकता हूँ या फिर हम घंटों बैठ के मैं उसी इसमें खतरे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो अब कैसे पता चले कि मन घटित हो रहा है या नहीं, उसके लिए जीवन में उतर कर ही हम दैनंदिन व्यवहार जो हमारा लोगों के साथ हो रहा है, तो सब्जी खरीदने गया, वहाँ पर उससे मेरा जो संबंध है, कुछ नोक झोंक हुई या फिर हिसाब किताब को लेकर गड़बड़ हुई, उस घटना से मेरे अंदर क्या 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 भाव पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, तो क्या मैं उस गुस्से से कभी सजग हूँ? सजगता है वहाँ पर, वो पैमाना वही है। जीवन के आईने में, संबंधों के आईने में मैं उसको देख सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ ईमानदारी की बड़ी मांग हुई, और मैंने जो पाया है कि आत्मान्वेषण में सहजता की बहुत मांग लगता है। कम से कम मुझे इतना ईमानदार होना पड़ेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मेरे जीवन में भी अवसर मिले। और जब ये हम नहीं पाते हैं तब भयंकर विचलन भी होता है और वहाँ से भाग जाने का भी मन करता है कि अरे जो बताई गई बात है उस बात में खोट है। पर अगर थोड़ी सी भी हमारी खुद की तरफ नजर है तो हमें ये पता चल जाएगा कि बस बात में खोट नहीं है या बताए जाने वाले व्यक्ति में खोट नहीं है, यहाँ स्थल पर काम नहीं है। मैंने अपने जीवन में जब बात सुन के आई, वहाँ उस समय कहा गया कि समझ में आई, पर वो जीवन में नहीं दिखी, तो मन वहीं उपस्थित होकर कहता है, अरे देखा क्या मिला, सिर्फ बातें हैं, अब ये नहीं कुछ और ढूंढो। पर मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ से आती है। वहाँ एक अंदर से ये समझ आती है कि ये जो बात कही जा रही है, ये जो निर्णय निकाला गया है वो मेरे द्वारा ही निकाला गया है कि वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। अब ये निर्णय मुझे यहाँ से दूर कर सकता है और ये जो समझ है मुझे और इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकती है कि सजगता को अवसर देने की मांग अंदर से पैदा होती है, सजगता को अवसर मिल जाएगा। मैंने पाया ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। जैसा आप बता रहे थे कि आप संबंधों की कसौटी पर इसका आकलन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस चीज़। असंभव प्रश्न उठाने के साथ साथ या जो आप आत्मावलोकन में उतरते हैं उसके साथ साथ कहीं ऐसा वो दौर फेस नहीं किया आपने कि मैं इससे जो मेरे दुनियावी संबंध हैं मैं उनसे थोड़ा विमुख हो रहा हूँ, या इस तरह की शिकायत आपको अपने परिजनों से ऐसा कुछ कि आप मतलब वो व्यक्ति नहीं है अभी जो पहले थे, या आप कुछ आप साधारण नहीं हैं, उससे थोड़ा अलग हो गए, विकृत हो गए, या असाधारण या असहज महसूस हो रहे हैं उन्हें ये जो रिश्तों के अंदर। जी बिल्कुल, ये चीज़ मैंने पाई थी जब मैं संवादों में शामिल हुआ और मुझे लगा कि बात मुझे समझ में आ रही है, मुझे लगा कि मुझे बात समझ में आ रही है। मैंने पाया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि बात मुझे समझ में आई
जो सामने वाला है वो अनभिज्ञ है। और मेरे अंदर से ये बात है कि मैं इस व्यक्ति से मुझे व्यवहार नहीं करना। मुझे पता है, उसको पता नहीं। या फिर ये भी हुआ कि अरे सामने वाले के प्रति एक आरत भी आई कि क्या ये क्या ज़िंदगी है। मैंने मान लिया कि मुझे समझ में आ गया। पर अरुण भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, सत्संग का वास्तव में जीवन में बहुत महत्व है। मैंने पाया है जब ये चीज़ घटी, पर हम लगातार धर्मराज सर से जुड़े रहे, जितना भी हमें समय मिला या फिर हम समय निकाल पाए। जैसे ही सत्संग में बढ़ते रहे, ये जो भ्रम है या फिर ये जो सोची समझ पैदा हुई कि मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं है, अब हम दोनों अलग अलग तल पर है, वो ताश के पत्तों की तरह गिरना है। और धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि मैं बैठ कर सामने वाले व्यक्ति को तय कर रहा हूँ, ये मेरा ही किया धरा उस व्यक्ति का मेरे मन में जो उसके प्रति छवि है उसका कोई लेना देना नहीं। और वास्तव में जीवन के तल पर ऐसा नहीं है कि दिलीप यहाँ बैठा है, धर्मराज सर यहाँ बैठे हैं, तरुण यहाँ बैठा है, ऐसा नहीं। हाँ, हम बौद्ध के तल पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर लाइफ जो है आपके अंदर भी सांस चल रही है, इधर भी सांस चल रही है, वहाँ हम सब बराबर हैं। पर क्लेम करता हूँ, मैंने क्लेम किया कि नहीं, मुझे तो पता है। पर मैं धर्मराज सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि बात में ही ऐसा कुछ मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बट संवाद में रहते हुए ही मैंने अपने आप खुद की तरफ आंख गई और ये पाया कि अरे नहीं, जिसे समझ कहा जा रहा है वो समझ नहीं है। ये वास्तव में बहुत अनुशासन की मांग है, और अनुशासन थोपा गया अनुशासन जो अपने से अपने अंदर उठता है वह अनुशासन। और अनुशासन की मांग आत्मान्वेषण करता है, ये मैंने पाया है। अनुशासन की कमी भी पाई है और चीज़ को भी देखा गया कि आत्मान्वेषण अनुशासन की मांग है। पर साथ साथ में जो मैं की लेयर्स चढ़ती गई कि भाई अब मैंने खुद को सुप्रीम समझ लिया, वो धीरे धीरे फेड अवे होती गई। अभी मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। बस जितना मैं कर सकता हूँ कि उपस्थिति को अवसर देने की कोशिश मैं अपने दर कर रहा हूँ। अरुण भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या रुकावटें महसूस की, या फिर क्या कभी आपको लगा कि जो बात समझ में आई है मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर मेरे लिए वो नहीं है, या आप इस सब को किस तरह से देखना चाहते हैं, या फिर किस तरह से देखते हैं? दिलीप भाई, बाधा या रुकावट की अगर आप बात करें तो छोटे स्तर पर शुरू में, क्योंकि धर्मराज सर से जुड़ने से पहले मैंने कहीं पर कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, या मैं किसी आध्यात्मिक गुरु को पढ़ भी नहीं रहा था, ना मैं अभी पढ़ रहा हूँ। बस ठीक है, एक मित्रों के संग जो संवाद रहता था वो संवाद होता था। और फिर सीधा जैसा अनिल भाई ने हमको इंगित किया धर्मराज जी को, तो और उनकी बात काफ़ी हद तक सटीक है, उनसे जुड़ना हुआ। तो शुरू में कुछ दिक्कत परेशानी आती थी, पर ये साथ साथ चलने में यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी। कार्यशाला के अंदर मुझे ये लगता था कि यार दिलीप भाई ने तो ओशो को पढ़ा है, कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा है, तो यार कुछ उनके पास ऐसा है जो मेरे पास में नहीं। और मुझे इसके चलते मैं ये अनुमान लगा लेता था कि यार मुझे इसके चलते जो है वो चीज़ें समझ में कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही। लेकिन कार्यशाला के अंदर कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो प्रश्न हैं या मेरी जो गुत्थी है वो किसी और साथी ने हूबहू प्रश्न के रूप में उस मंच के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर दी। तो
वहाँ पर फिर जब सर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता था या उसके ऊपर जब चर्चा होती थी, संवाद होता था, तब समझ में आता था कि चलो ठीक है, मैं नहीं रख पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात रखी नहीं गई। मेरे साथ ये भी एक समस्या आती थी कि यार मुझे जो चीज़ मेरा जो डाउट है वो मैं शब्दों में कैसे फ्रेम करके आपके सामने रखूं, क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन सम वे और द अदर उस पूरे कार्यशाला के दौरान कई चीज़ें ऐसी थी जो मेरे मुख से नहीं निकली है, लेकिन वो मुझे मेरी अपनी ही साफ नज़र आती है। साथ चलने की सुंदरता। हाँ, मुझे सबसे बड़ी सुंदरता यही लगी। तो मैं मतलब वो कृतज्ञता धर्मराज सर के साथ साथ सभी साथियों के प्रति भी है कि एक वो आप लोग वो माध्यम बने जहाँ से मुझे कुछ समझने का एक मौका मिलता है। दूसरी ये तो एक छोटे स्तर की बात है। दूसरी बात है जो आपने अभी चर्चा में कही, इस पर हमारी चर्चा भी थी कि कहीं ये बौद्धिक तल पर ना बंद करके रह गए इस तरीके से। मोटे मोटे तौर पर मुझे ये चीज़ें अभी तक जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से भाई एक और चीज़ मैंने भाई ये जैसे ये हमारी एक निष्कर्ष है कि कहीं ये सब बातें बौद्धिक तल पर ही समझ कर नहीं रह जाए। तो हो सकता है ये बात भी मैं ही खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल कि मैंने इसको घोषणा कर दी कि हो सकता है बौद्धिक तल पर हो, और मैं अपना काम वहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से खुद अपने ऊर्जा को हटा दूँ। हाँ बिल्कुल, वो पलायन का एक रास्ता। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा करण भाई, मैंने थोड़ा सा ओशो को पढ़ा है, थोड़ा कृष्णमूर्ति जी को धर्मराज सर के माध्यम से पढ़ा है। वास्तव में मैंने पाया है कि जो बात कही जा रही, जो एसेंस है, उसमें कोई फर्क नहीं, अलग अलग तरीके से एक ही बात कही जा रही है। पर अब ये मुझे तय करना है कि मैं वहाँ ईमानदार हूँ या नहीं। सुनने में जो बात कही जा रही है वो सुनने में ईमानदार हूँ। हमारा मन किस तरह से काम करता है, हम तय करने लग जाते हैं, हम पैमाने तैयार करने लग जाते हैं। ओशो ऊपर, कृष्णमूर्ति नीचे, कृष्णमूर्ति ऊपर, ओशो नीचे, ये सब फिजूल की बातें हैं। वास्तव में बात इतनी छोटी सी है, मतलब यहाँ कुछ स्पिरिचुअलिटी या कोई धर्म आध्यात्म ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग टू अचीव, ऐसा नहीं। एक छोटी सी बात में आत्म अन्वेषण, मेरा होना, क्या मैं इसका जहाँ हूँ मैं वहाँ अन्वेषण कर सकता हूँ। मैं दुकान में बैठा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है। हमारा मन क्या कहता है कि नहीं, मुझे अकेलापन चाहिए, मैं बीच पर जाके बैठूंगा तब मैं आत्मान्वेषण कर पाऊँगा, या फिर मैं पहाड़ में जाके बैठूंगा तब आत्मान्वेषण कर पाऊँगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वास्तव में कुछ विशेष करने धरने की ज़रूरत है नहीं। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ क्या मैं अवसर दे पाने में सक्षम हूँ, या फिर मैं क्या दे पा रहा हूँ। एक और चीज़ हम कल चर्चा में कर रहे थे कि आपके थोड़ी वो बात आई कि आप वो बात पाते नहीं अपने अंदर के अंदर क्यों बढ़ा जाए, आगे क्यों बढ़ा जाए। तो उस पर थोड़ा आप और मुझे बताइए। तो आपका क्या निष्कर्ष आपने निकाला, या फिर आप यहाँ पर आकर अब आत्मान्वेषण को किस तरह से देखते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत है या फिर कुछ गहरी प्रयास की ज़रूरत है? आपने अपने अंदर क्या? दिलीप भाई, जहाँ तक निष्कर्ष की बात है, मैं किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाया इस चीज़ में। मुझे शुरुआती दौर में बहुत गहरे धक्के लगे जब जीवन की सच्चाइयाँ सामने आई। फिर एक डर का एहसास हुआ, उस डर के साथ ही एक
पलायन की लालसा भी होगी और फिर उसे सहजता से अंगीकृत भी कर लिया। तो निष्कर्ष जैसा मुझे कुछ स्पष्ट तौर से नजर नहीं आता कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूं। जैसा कहा जाता है कि हाँ ये एक यात्रा है, आप इसमें रथ हैं। बस जिस समय खेल होना होगा हो जाएगा, या इसका भी कोई ऐसा आग्रह नहीं कि खेल होना होगा। लेकिन हाँ, अब मेरा ये दायित्व बनता है कि जब मुझे स्पष्ट दिखा दिया गया है या मुझे स्पष्ट हो गई है ये बात, या ये स्पष्टता से देख लिया गया है, ये झूठ है। जो कुछ भी चल रहा है इस पर्दे के ऊपर, जो कुछ भी चल रहा है वो एक झूठ है। दरअसल वो एक दीवार इतनी है, जो दीवार। अब अगर मैं अब भी उसे एक पर्दे के रूप में देखना चाहता तो वो फिर वो पलायन वाली बात है, वो फिर वो विमुख होने वाली बात है, फिर वो कर्तव्य से हटने वाली बात है। तो गाहे बगाही भी सही, लेकिन ये सब चीज़ें जीवन में भरी मतलब जीवन में चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से अभी मंच पर उपस्थित नहीं हैं तो ये सब हमारे एक पास्ट का हिस्सा हो गई है। अभी हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपके साथ पिछले 3 दिन से हूँ और अभी ऑलमोस्ट हर रोज़ 5 से 6 घंटे 7 घंटे जितना भी समय, कोई इसका अंत नहीं। हम शायद इसी अन्वेषण में ही रहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा दिलीप भाई कि आप कई बार कविताएं, धर्मराज सर की कविताएं लेकर के आप बैठ जाते हैं, या कभी आप व्हाट्सएप पर भेज देते हैं यार ये कविता मुझे बहुत पसंद आई, या ये सुनिए ऐसा कर। कविताओं को लेकर के आप क्या अनुभूति होगी? देखिए, मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ 8-10 दिन पहले की बात है। मैं यहाँ दीव में समंदर के किनारे बैठा था। तो तरुण भाई, शाम का जो समय होता है उस समय में प्राकृतिक रंग अपने चरम पर होते हैं। उस समय दृश्य अनोखे होते हैं। जब आप समंदर के किनारे पर बैठे हैं, सूरज ढल रहा है, आसमान में बादल है, पानी है, तो एक गजब सा नज़ारा वहाँ पे बनता है। तो उस दृश्य को देखने पर मेरे अंदर आया कि यार मैं क्यों नहीं, मैं इसके बारे में अपने जो मित्र है, आप हो, अनिल भाई है, कुछ मित्र और भी हैं, उनको इस बारे में बताऊँ। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं लिखने लगा, वर्णन उसका करने लगा। और मुझे बाया वो वहाँ रुक गया। बात अंदर ये आई कि मैं चाहे कितना भी रिफाइंड तरीके से इसको लिख दूँ, क्या मैं उस घटना को लिख सकता हूँ? क्या उस लालिमा को, क्या उस बहते पानी को, क्या उन लहरों को, क्या उस मिट्टी को, क्या जो हवा मुझे छू पा रही है, क्या वो धीरे धीरे जो सूरज ढल रहा है, क्या मैं मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं उसको लिख सकता हूँ? या फिर मेरे पास कुछ ऐसे शब्द आ सकते हैं कि उस जीवंत घटना को मैं उन शब्दों में समाज कर सकूँ? वास्तव में दरअसल मैंने पाया कि मैं वहाँ रुक गया और मैं आगे कुछ टाइप ही नहीं कर पाया। और मज़े की बात यह है, शाम के समय ही धर्मराज सर की कविता सामने आई। बहुत प्यारी कविता लगी और वास्तव में मैंने उस समय उस चीज़ को कनेक्ट किया। वो कविता है बिना कविता का दर्द। अब जैसे आपने बोला कि कविता का क्या महत्व है, मतलब इस तरह से रिलेट मैं कर पाता हूँ कि वास्तव में जो लिखा गया है वो मैं जी पा रहा हूँ, जो लिखा गया वास्तव में जी कर लिखा गया है। तो अब तो मेरा मन भी हो रहा है कि जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे 1 मिनट का वक्त दिया। जी जी
आपने वो रिकॉर्ड भी करके भेजा था ग्रुप के ऊपर। जी वो मैंने फिर अगले ही दिन मुझे लगा कि ऐसे मैं बोलूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। अभी वो कविता मुझे मिल नहीं रही है। तो उसका कुछ सार आप हमें जी हाँ बिल्कुल बताएं। ज़्यादा कविता चीज़ें याद कहना क्या? रहती नहीं है मुझे। जी। वो पर वो है कि बिना कविता का कवि, उसमें ये पाया गया कि उसमें इस चीज़ से शुरू होती है कि भाई तालाब की कच्ची मेड़ पर कुछ कविताएं लिखी। और फिर उसमें आगे ये कहा गया कि ये पाया कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी भाषा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस कविता को अपने अंदर समेट सके जो मैंने तालाब की मेड़ के ऊपर पाई। अब तालाब की मेड़ के ऊपर क्या कविताएं पाई हुई होगी, वही जो सामने दृश्य है। कविता या फिर कुछ कहा जाना क्या है कि सामने कुछ घटित हो रहा है, उसका वर्णन है। तो इस कविता का इतनी प्यारी कविता है कि इस कविता और कवि खुद ही कह रहे हैं कि जो सामने है, मेरे सामने कविता पढ़ी है, पर मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उसे बांध सकूं। ऐसी किसी भाषा का जन्म ही नहीं हुआ कि उस जीवंत घटना को बांधा जा सके। आगे फिर कवि कहते हैं कि मैं क्लेम करता हूँ कि मैं कवि हूँ, पर वास्तव में मेरे में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं उसको उकेर सकूँ। कविता के जो मेरे शब्द हैं उसमें उसको डाल सकूँ, पर क्लेम मेरा रहता है कहीं कहीं। आखिर में कविता के आखिर में होता है कि मैंने वापस कविताएं मेड़ पर दर्ज दी है। ऐसा कुछ है कि मैंने पाया कि मैं मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि इसको शब्दों में शामिल करना, तो मैंने वहाँ कुछ ऐसा ही मेरे साथ उस दिन हुआ था कि मैं लिखते लिखते रुक गया, क्योंकि पाया गया कि इट इज़ नो वे, कोई भी कैमरा इतना सक्षम नहीं है कि उस जीवंत घटना को अपने अंदर जुड़े। जैसा कि हमारी चर्चा में है कि बातें जो है या कोई शब्द जो है वो वस्तुतः वो वस्तु नहीं है जो उसके लिए इस्तेमाल बिल्कुल वो सुविधा के लिए बस थोड़ा सा व्यवहार में थोड़ा सा आसानी हो जाए तब वो नाम काम आता है। बट देखिए ना, हमारे जीवन की हालत देखिए, वो नाम ही हमारा जीवन तरुण भाई का नाम तरुण, उस नाम से वास्तव में इस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नाम की ज़रूरत है कि उनसे व्यवहार करने में, आपसे व्यवहार करने में मुझे आसानी हो। 10 लोग बैठे हैं तो मैं आपको आपके नाम से पुकार देता हूँ, पर आपको मैं वो तरुण नाम ही मान लूँगी तो बात खोटी हो गई। तो कविता से शायद हमको ये थोड़ा सा यथार्थ को समझने में थोड़ी सी एक सहजता रहती है। बिल्कुल सहजता रहती है कि आप सामर्थ्यवान नहीं है कि आप, मैं ये क्लेम करता हूँ कि मुझे पता चल रहा है जो दिख रहा है वास्तव में वैसा ही है जो मुझे दिख रहा है। तो सिर्फ मैं क्लेम करता हूँ, वास्तव में वो सब बह रहा है। अगर देखा जाए तो उसको बांधने का कोई उपाय नहीं, और उसकी सुंदरता भी जो भी चीज़ बांधी जा सकती है फिर वो नकली। और अच्छा तरुण भाई, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। धर्मराज सर, जब जैसे बात आती है, हमने मान समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है, बात आती है अब क्या किया जाए। तो धर्मराज सर एक चीज़, एक टर्म यूज़ करते हैं, जज का तर्क देखना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जज का तर्क देखना क्या है, आप किस तरह से होते हैं? जस का पस देखने को मैं दिलीप भाई ऐसे समझ पाया कि हमारे जीवन में जो सत्ता विराजमान है, जो इसे चलाने का क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, दावेदार है कि मैं इसे चला रहा हूँ, वहाँ से किए गए जो भी प्रयास होंगे, चाहे वो साधने के हो, चाहे वो विनाश के हो, वो उसे और प्रगाढ़ ही करता है।
वो अपने क्षीणतम स्तर पर वहाँ पर अपने क्षीणतम स्तर पर होगा जब उसे जस का तस देख लिया। वो मेरी क्षमताओं में नहीं हो पाएगा, वो मैं की खुद की क्षमताओं में नहीं हो पाता। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है बात उससे कुछ अलग नहीं हो। उदाहरण के तौर पर आप बैंक में मैनेजर, आपके साथ में आपके कुछ कर्मचारी भी हैं, जहां पर आपका एक रोल डिफाइन कर दिया गया है। ये एक बनावटी व्यवस्था है, इसे आप भलीभांति समझ पाते हैं। लेकिन इस बनावटी संरचना के अंदर मैं खुद को एक मैनेजर मान लूँ और वो उस मैनेजर का चोगा ओढ़े ही ऑपरेट करता रहा, तो मैं उस बनावट का हिस्सा पूर्ण रूप से। यही अगर मैं देख लूँ कि मुझे मैनेजर बनाया गया और दूसरा व्यक्ति अगर क्लर्क है या पीएम है, तो वो एक रोल डिफाइंड है। तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो बैंकिंग सर्विस के जरिए जनता तक सेवा पहुंचनी चाहिए, उस कार्य क्षेत्र में मैं अपने उस रोल का उपयोग कर सकता हूँ या किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी बनावट ऐसी है कि वो आवरण मैं अपने जीवन के अंदर भी उतार करके चलता हूँ, एक आधिपत्य। लेकिन जैसे ही मुझे ये नज़र आता है ये एक रोल है, इस रोल की एक लिमिटेशन है, एक यूटिलिटी भी, एक उपयोगिता भी है जिसके जरिए ये कार्य साधा जाना है। अगर वो देख लिया जाता है तो वहाँ से वो एक दायरे के अंदर बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा ख़त्म ही हो गया, एटलीस्ट एक आपने दायरे के अंदर बांध दिया जाता है और फिर जितनी उसकी यूटिलिटी है वो वहाँ तक सीमित है। तो वहाँ से कि वो अपने सबसे क्षीण स्तर पर, ये मेरी निजी अनुभूति है, हो सकता है बात इससे इतर भी। जैसे आपने अभी ये बैंक वाला उदाहरण दिया, हम अपने ऊपर ये चीज़ लागू कर सकते हैं। जो मैं का भाव है वास्तव में वो थोड़ा सा जीवन को थोड़ा सरल बनाने के लिए, थोड़ा सुविधापूर्ण बनाने के लिए उपयोगी है। पर हुआ क्या, ये मैं का भाव पूरे जीवन पर आधारित है। अब मैं, मेरा जो ऑफिस है उसके बाद में भी अगर मेरा स्टाफ मुझे मिलता है, मैं वहाँ पे भी मैनेजर का रोल प्ले कर रहा हूँ, ये तो फिर हिंसा हो गई है। बिल्कुल यहाँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं उसको धो रहा हूँ। वास्तव में आप उस धोखे को जी रहे हैं। मैं उस धोखे को जी रहा हूँ। और ये तो बाहरी बात होगी, हम हमारे भीतर उस धोखे को कितना जी सकते हैं। वास्तव में कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो चीज़ सुविधा के लिए बनाई गई थी उसको बस मैं जीवन मान के जी रहा हूँ। और जस का तस देखने का तात्पर्य मैं ये भी पाता हूँ, जैसे एक तो बाहर के क्षेत्र में हो गया कि सामने पेड़ है, उसको बिना नामकरण देखने की का प्रयास करना चाहिए। बिना नाम दिए उसको क्या देखा जा सकता है। जैसे अंदर, मेरे अंदर जो है मेरी बनावट, मेरी वास्तविकता है, मुझे पता चल गया मैं का भाव अब, और भाव है वो मेरी सच्चाई है। अब ना तो मैं इससे भाग सकता हूँ, मैं उसको मिटा सकता हूँ। मिटाने के लिए जो भी काम करूँगा वो मेरे द्वारा करूँगा। आगे कर मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं ही जाऊँगा। तो अब जो मेरे अंदर जो घटित हो रहा है, आप आए और आपने मेरी प्रशंसा करने के बाद भी पर आपको अच्छा बोलते हैं, या फिर आप अपने बैंक में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी प्रशंसा से मेरे अंदर क्या घटित हुआ, मेरे अंदर क्या महसूस मुझे हुआ, क्या उस घटना को मैं जैसा है वैसा देख सकता हूँ बिना निंदा और स्तुति के। क्या आपने मेरी प्रशंसा की, अब जिस तरह से मैं काम करता हूँ ये है कि मैंने उस प्रशंसा को रजिस्टर कर लिया। कल कोई दूसरा व्यक्ति आता है और इसी चीज़ के बारे में, मेरे बारे में एकदम उल्टी बात करे, तो मैंने उस व्यक्ति से वैर पाल ली। इसका तर्क देखने का मतलब ये है, जो मैंने समझा है कि न तो निंदा न स्तुति। मेरे अंदर जैसे क्रोध घटित होता है तो उस क्रोध के साथ रहा जाए, उसे भागने की
या उसे परिवर्तित करने की जो मेरी कोशिश है वो उसको और गहरा करती जाती है। तो जस का तस जो मेरी वस्तुस्थिति है वो है और उसके साथ बना रखा जाए, या फिर बना रखने की कोशिश, या फिर उस चीज़ को अवसर दिया जाए कि मैं मेरा हस्तक्षेप वहाँ कम से कम जो मेरे अंदर घटित हो रहा है उसमें मेरा हस्तक्षेप कम से कम हो, और जो गुजर रहा है वो भी जस का तस रूप में से मैं ये समझ पाया। बाकी तरुण भाई ये चर्चा बहुत मुझे लगता है लंबी हो गई, और चर्चा की बात करी जाए तो 4 घंटे भी हम सब अंत नहीं है। तो आप ही साधुवाद के साथ और कृतज्ञता के साथ इस सत्र का समापन करें। मंगल कामना है मेरी कि हम सबके जीवन में जो प्योर है वो जगह ले। मेरी कामना ये भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, मुझे नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए क्या है, पर यहाँ पर मैं मंगल कामना करूँगा कि हमारे जीवन में सहजता फलित हो, जिसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। हम सहज नहीं हैं, हमने खुद को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है अपने होने को, जबकि वास्तव में जीवन मेरे लिए नहीं, ये सच्चाई है, पर हम इतने सहज नहीं। कामना है कि वो सहजता हमें जोड़े, हम सबके जीवन में जो सच्चाई है वो उभर के सामने आए। मतलब सहजता कितनी प्यारी वस्तु है, वस्तु गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो कुछ घटने योग्य है वो जीवन में घटे, और ना घटे तो भी कोई बात नहीं, पर ये अन्वेषण जारी रहे। हम इस तरह से संलग्न रहे कि कहीं ना कहीं वो अन्वेषण हमारे साथ चलता रहे, और हमने ये चीज़ पाई भी है। अभी हम काफ़ी समय से संवादों में, ध्यानशालाओं में इन्वॉल्व नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं, वो गाए बगाए हमारे साथ रहती है। तो चर्चा करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मैं धर्मराज सर का, आरण्यक मंच का, सुरुमिता दीदी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इधर आए और हम लोगों को चर्चा करने का अवसर मिला। धन्यवाद धर्म भाई। जी दिलीप भाई, इन मंगल कामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ धर्मराज सर का, आरण्यक मंच का, और आरण्यक मंच से जुड़े हुए सभी साथी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।